नमस्कार, NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साया चौहान। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों की प्रक्रिया का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को परखा। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने सीधे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर परिवादियों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। और वहीं सीएम ने कहा कि राज्य सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करने पर जोर दिया ताकि लोगों को समय पर राहत मिल सके। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने नालंदा के मां शीतला मंदिर में हुई भगदड़ की घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को लेकर अव्यवस्था जिम्मेदार है, जिसमें समाज और मंदिर प्रबंधन दोनों की भूमिका होती है। उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रशासन पूरी तरह निष्क्रिय नजर आता है और उसे घटनाओं की कोई चिंता नहीं है। यादव ने कहा कि यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले जहानाबाद में भी इसी तरह की भगदड़ हो चुकी है। उन्होंने मंदिर प्रबंधन पर श्रद्धालुओं के साथ लूट खसोट और अनैतिक व्यवहार का आरोप लगाया, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ता है और वे जल्द दर्शन के लिए भीड़ में धक्का मुक्की करते हैं। साथ ही उन्होंने समाज की स्थिति पर चिंता जताते हुए महिलाओं की सुरक्षा और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी को बेहद दुखद बताया। में लगातार हम तो जा रहे हैं नालंदा बच्ची के सवाल पे। मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। मौत तो घटना घटित हो गई और अव्यवस्था तो समाज और मंदिर व्यवस्थापक दोनों दोषी होते हैं। हर चीजों में तो हम सरकार नाम की तो कोई चीज है नहीं। कहाँ क्या हो रहा है सरकार को मतलब नहीं है। तो इसीलिए एक बार की बात नहीं है, जहानाबाद में भी ये घटना घटित हुई, बड़ा भगदड़ हुआ था। देश भर में लगातार इस तरह के भगदड़ देखने को मिल रहा है और व्यवस्थापक और मंदिर के जो प्रबंधक और प्रधान हैं, उनके जो तरीके होते हैं भक्त के साथ, आए हुए भगवान के लिए जो श्रद्धालु है, लूट खसोट की जो प्रवृत्ति है वह बिल्कुल। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों को भाजपा सरकार पर्याप्त फंड और सहयोग नहीं देती। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय केंद्र की जिम्मेदारी होती है कि वह राज्य सरकारों की मदद करे, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार केवल चुनाव के दौरान सक्रिय रहती है और बाद में जनता को नजरअंदाज कर देती है। उन्होंने केरल में वाम मोर्चे की सराहना करते हुए कहा कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि LDF ने राज्य में बेहतर काम किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि केरल की जनता तीसरी बार भी LDF को सत्ता में लाएगी। See, I've been telling everywhere, Modi ji and NDA government, they are vindictive people. Wherever there is an opposition government, whether if you see Bengal, whether you see Kerala, whether you see Jharkhand, they don't give funds, they don't support, not anywhere. Different department if you see, they don't give support to anyone. Even there was a problem in NH in Kerala. The state government had acquired the NH land. So you can see and about 5,000 more than 5,000 crores. So you can see that within the limited resources, the government is doing things for the people. But government of India, it is their responsibility to support at least during the disaster time, when natural calamities are coming. People are suffering, dying.
When our government was there in Bihar, we have a problem of flood. They never supported. Neither they come and visit the place. So this government, the government of India they don't want to do anything for the people. They're just busy in the election. They have become an election machine. Anyhow, they want to win the election and come into the power and do nothing. What is the situation right now? If you see, very poor foreign policy. Not even Nepal, not even Bangladesh, those countries are standing with India. You see our currency where it has gone. It became so weak. So in all the sectors, government of India has failed. But there are communal forces, communal mind people, and they want to spread their legs in Kerala, which I am very much sure that they will not come into the power again. And the people of Kerala will not let them enter the Kerala. And I'm pretty much confident, but I have seen the work of CM Pinarayi Vijayan in 10 years. We give examples. So we believe that according to his work, government work of Kerala, the LDF will form third time. So we're going to form LDF, we're going to form. अगली खबर केरल से है, जहां राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले ही वोटों की कथित चोरी को लेकर आगाह कर चुके हैं, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने इस पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया। गहलोत के अनुसार अब कई उम्मीदवार भी शिकायत कर रहे हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर वोटों की अदला बदली की जा रही है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है। इस मुद्दे पर केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चुनाव आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव जारी होने के मद्देनजर आयोग इस मामले को गंभीरता से लेकर आवश्यक कदम उठाएगा, ताकि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बन सके। राहुल गांधी जी ने एडवांस में कहा था कि वोट चोरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ध्यान नहीं दिया पहले भी। अब जो शिकायत आ रही है कैंडिडेट से भी, जिस प्रकार से अदला बदली हो रही वोटों की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी केरल ने कंप्लेंट की है इलेक्शन कमीशन को। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव चल रहे हैं और बहुत सीरियस लेगा इलेक्शन कमीशन, जिससे कि निष्पक्ष चुनाव हो सके। डेमोक्रेसी बचाने के लिए निष्पक्ष चुनाव होना बहुत आवश्यक है। पूरे कंट्री में एक माहौल बन गया, पता नहीं डेमोक्रेसी रहेगी कि नहीं रहेगी। ऐसे वक्त में इलेक्शन कमीशन की बहुत ड्यूटी बन जाती है। चुनाव निष्पक्ष करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कंप्लेंट की गई है उसको बहुत सीरियस लेंगे। और दिल्ली से खबर है, जहां आरकेपुरम स्थित सेंट थॉमस चर्च में गुड फ्राइडे के अवसर पर श्रद्धा और आस्था के साथ वे ऑफ द क्रॉस शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हुए प्रार्थना की। यात्रा के दौरान श्रद्धालु क्रॉस को लेकर चर्च परिसर और आसपास के क्षेत्रों में निर्धारित मार्ग से गुजरे। वे ऑफ द क्रॉस के तहत यीशु मसीह के जीवन के अंतिम क्षणों को, उनके कष्टों को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया। पूरे आयोजन में अनुशासन और शांति का माहौल देखने को मिला। वहीं चर्च प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की थी, जिससे कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। और इस अवसर पर लोगों ने शांति, प्रेम और मानवता का संदेश भी दिया। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें मजबूत रुख अपनाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कमजोर नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि 144 करोड़ भारतीय उनके साथ खड़े हैं। डोटासरा ने आरोप लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका
भारत पर लगातार दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील के नाम पर किसानों के हितों से समझौता कराया जा रहा है और प्रधानमंत्री को राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने इसे भारत के स्वाभिमान पर चोट बताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार सख्त रुख अपनाए और देश हित में निर्णायक कदम उठाए। अमेरिका हमको बार बार धमका रहा है, जो किसानों के हितों के खिलाफ ट्रेड डील आपने कर रखी है, उससे लोगों में थू-थू होने लग गई। जो ट्रंप जैसे मास्टर पहली क्लास के बच्चे को नहीं धमकाता, वैसे तो मोदी जी को ट्रंप धमका रहा है। स्मार्ट चीफ पे साहब बैठ जाओ, वैसे ट्रंप धमका रहा है। आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो मोदी जी, इतने कायर मत बनो, इतने कमजोर मत बनो। पूरा देश के 144 करोड़ लोग आपके साथ में हैं। आप हिंदुस्तान का स्वाभिमान आगे बढ़ाइए। आप डरपोकी के साथ में, कायरता के साथ में अमेरिका से डरने की आपको जरूरत नहीं है। कर्म कमावे आपका, दूजे ने दीजिए दोष। जब आपने वहां पर क्या क्या कर लिया, अब उसकी फोटो किसी के पास है तो हम क्या करें भाई साहब, किया ही क्यों ये काम। अगर अडानी के नाम का पैसा अमेरिका में जमा करा दिया तो भाई साहब हमने थोड़ी खाता खुलवाया था, आपने किया था। वो कर्म किया ही क्यों आपने। कीकर का अगर बीज लगाओगे तो आम कहां से खाओगे। मोदी जी जब जैसा किया वैसा ही तो भरना पड़ेगा आपको। ये जो देश का अपमान हो रहा है, ये अपमान बंद होना चाहिए। ये क्या करते हैं, खाड़ी देशों में हमारे लोगों की जान माल की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो एक सुगुपा छोड़ दिया कि इस लोकसभा के अंदर हम महिलाओं के आरक्षण का बिल लेकर के आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो बहुत पहले लेकर के आ गई थी, सोनिया गांधी जी ने तो यूपीए सरकार के समय, तब आपने समर्थन नहीं दिया था। आपने जब दोबारा लेकर के आए तो हमने सबने समर्थन दिया, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने, जिसमें कांग्रेस ने प्रमुख भूमिका निभाई। आपने ये राइडर क्यों लगाया कि पहले परिसीमन होगा, फिर 2029 के अंदर, बाद में हम लोग 2026 में जनगणना आ जाएगी, फिर परिसीमन करेंगे, फिर ये करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मन में खोट था, आप महिला आरक्षण को लागू करना ही नहीं चाहते थे। और जो राजीव गांधी जी ने महिला आरक्षण पंचायती राज और नगर निकाय में दिया, उसके ऊपर आप कुंडली मार करके बैठ गए और उसके ऊपर आप चुनाव नहीं करवा रहे हो। इन माता बहनों को अपना अधिकार लेने से मन। खबर लखनऊ से है, जहां एकाना क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल मैच के दौरान पानी और अन्य जरूरी सामानों की अधिक कीमत वसूले जाने को लेकर हंगामा देखने को मिला। कुछ युवाओं ने एमआरपी से ज्यादा दाम पर बिक्री का विरोध करते हुए आवाज उठाई और इसे गलत बताया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्टेडियम के अंदर पानी और खाद्य पदार्थ निर्धारित कीमत से कहीं अधिक पर बेचे जा रहे हैं, जिसमें दर्शकों में नाराजगी फैली हुई है और विरोध कर रहे युवाओं का कहना है कि एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलना कानूनन अपराध है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना पर वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि बार बार ऐसी घटनाएं सामने आने के बावजूद अब तक जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। और आम आदमी पार्टी के सांसद कुलदीप कुमार ने राजधानी में गुमशुदगी और सुरक्षा के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने दिल्ली में गायब होते लोगों का मुद्दा उठाया था, तब भाजपा की दिल्ली पुलिस ने इस पर बोलने से मना करते हुए एफआईआर की चेतावनी दी थी। कुमार ने कहा कि अब दिल्ली उच्च न्यायालय में भी टिप्पणी की है कि देश की राजधानी बच्चों की तस्करी का केंद्र बनती जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता की सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों पर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल बनता जा रहा है।
सबके घर में परिवार में बच्चे हैं, बच्चियां हैं, और आप सोचिए कि अगर हाई कोर्ट को आज ये टिप्पणी करनी पड़ जाए, इस टिप्पणी से पहले हाई कोर्ट की हम लोगों ने इसी जगह पे बैठ के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमने बताया था कि दिल्ली में लगातार लोग गायब हो रहे हैं, बच्चियां गायब हो रही हैं, महिलाएं गायब हो रही हैं। तो मुझे याद है कि बीजेपी के लोगों ने, दिल्ली पुलिस का भी ये बयान आया था कि जो भी इस तरह की अफवाह फैलाएगा या इस पे बात करेगा, हम उन पे मुकदमा दर्ज करेंगे। अब मैं कहना चाहता हूं दिल्ली पुलिस को, अगर तुम में हिम्मत है तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है, आप इन पे एफआईआर करो, आप इन पे एफआईआर करो। क्या कहा है हाईकोर्ट ने? हाईकोर्ट ने कहा बच्चों की तस्करी की मंडी बन चुकी है। दिल्ली पुलिस ने क्या कदम उठाया, आप सोचो। इससे बड़ा सवाल क्या हो सकता है कि आज बच्चों की तस्करी की मंडी देश की राजधानी बन चुकी है। दिल्ली देश की राजधानी, वहां बच्चे बच्चियां गायब हो रहे हैं, आपके मेरे परिवार के बच्चे बच्चे गायब हो रहे हैं। कि चीखा क्या कर रही है सरकार? जैसे वो अभी मर्दानी 3 मूवी की बात की, जैसे उसके अंदर हाई प्रोफाइल केस नहीं होगा जब तक सरकार की आंखें नहीं खुलेगी, जब तक प्रशासन की आंखें नहीं खुलेंगी। अगर किसी गरीब घर की बच्ची गायब होगी तो उस पर बात नहीं होगी, उसकी चिंता का विषय नहीं होगा। साथियों, नंबर सबका आएगा। आप सोचिए, आज ये चिंता का विषय है। आज बच्चे स्कूल जाते हैं तो बम छोड़ाने धमकी मिल जाती है, घर पे आते हैं तो पता लगा बच्चे गायब हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यूपी के सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 में काम करने वाली लड़कियां वेतन बढ़ाने की मांग कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों को मात्र 7,000 रुपये महीने सैलरी दी जाती है, जबकि उन्हें कोई छुट्टी या ब्रेक नहीं मिलता। विपक्ष ने इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए इसे महिलाओं के साथ शोषण उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी सरकार का बंधुआ मजदूरी मॉडल है और सांसदों और विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सम्मान की बातें तो जरूर करते हैं, लेकिन असल में उनकी सरकारें महिलाओं को हर स्तर पर उचित वेतन मुआवजा नहीं देती। इस मामले पर समाज और सरकार दोनों में जवाबदेही की मांग की जा रही है। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां विद्यासागर मिश्र का रामपुर एसपी पद से ट्रांसफर होने पर राजस्थान में खास रस्म निभाई गई, जिसमें उनके अधीनस्थ और थाने के स्टाफ ने भावुक होकर आंसू बहाए। विद्यासागर मिश्र की इस तरह की विदाई उनके काम और व्यक्तित्व की मिसाल मानी जा रही है। वहीं अधिकारियों और कर्मचारियों ने कहा कि यह अफसर ने सिर्फ अपने कर्तव्यों में पारंगत हैं, बल्कि इंसानियत और संवेदनशीलता में भी उच्च स्थान रखते हैं। उनकी सेवाओं के दौरान जनता और पुलिस स्टाफ के बीच विश्वास और सम्मान की भावना मजबूत हुई है। यह विदाई न केवल एक अफसर के ट्रांसफर का प्रतीक थी, बल्कि उनके द्वारा निभाई गई ईमानदारी और निष्ठा का सम्मान भी साबित करती है। बता देना बुलाएंगे। रोते नहीं रोगे तो फिर आएंगे। अयोध्या में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है, जहां बुर्का पहने एक महिला कस्टमर बनकर ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुई और हथियार के बल पर लूट को अंजाम देकर फरार हो गई। जानकारी के अनुसार महिला ने दुकान में घुसते ही पिस्टल दिखाकर दुकानदार को डराया और सोने का हार व चेन लूट ली। घटना के दौरान दुकान में मौजूद लोग सहम गए और कोई विरोध नहीं कर सका और वारदात को अंजाम देने के बाद महिला बाहर निकली, जहां कुछ देरी पर उसका एक साथी बाइक लेकर खड़ा हुआ था। वह तुरंत बाइक पर बैठी और दोनों मौके से फरार हो गए। वहीं दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में यह घटना कैद हो गई और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची
और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है। वहीं निधोली कला थाने में तैनात सिपाही रविंद्र कुमार ड्यूटी के दौरान अचानक बीमार हो गए और उन्होंने तुरंत अस्पताल भर्ती कराया गया। एटा के मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविंद्र कुमार का स्वास्थ्य ड्यूटी के दौरान अचानक बिगड़ गया और पुलिस प्रशासन ने मृतक के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उनके परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया गया है। थाने में उनके सहकर्मी और स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने भी शोक व्यक्त किया। घटना ने सुरक्षा बलों में भारी संवेदना पैदा करती है और मृतक के पारिवारिक संपर्क और अंतिम संस्कार की तैयारियों को लेकर अधिकारियों ने भी आवश्यक कदम उठाए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।